वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो ज़ेर बहस आए, ख़ास तौर पर शहर कराची के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उस पर हमने गुफ्तगू की और सवालात का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारे लोग पैगाम भेजते हैं और जैसे मैंने इब्तिदा में इस चीज़ का तज़किरा किया कि लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने इलाके के हवाले से जो मसाइल हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर भी बात की जाए। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। बहरहाल उसके साथ साथ एक सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा है वो आजकल आप देख रहे हैं कि आपको तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, आप शुक्र है इस मामले और मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि जैसे आपको हमेशा ये बताते आए हैं कि जिस्म के साथ कोई भी अगर मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई मर्ज़ हो, अगर आपको लाक है तो आप डॉक्टर से रुजू करते हैं। और इसी तरह बिल्कुल आपकी नफ्सियात के साथ भी मामला है कि जब आपकी नफ्सियात के साथ मामला और मसला हो तो आप डॉक्टर से रुजू करते हैं और करने की ज़रूरत भी है। तो नफ्सियाती मसाइल इस तेज़ी से हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि अब इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर बात भी हो रही है, मुख्तलिफ़ चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि अभी सिलसिला जो है इसका आगाज़ हुआ है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो कोशिश करेंगे इन मामलों पर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफीक यासीन। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इन सारे मामलों पर और ख़ास तौर पर नफ्सियात के हवाले से जो मामलों और मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, अगेन बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और जैसे मैंने अवेयरनेस के ऊपर कहा कि अब काम हो रहा है, खुदा का शुक्र है कि हमें नज़र आ रहा है कि लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितनी ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि अगर नफ्सियात के हवाले से कोई मामलात हैं, मसाइल हैं, तो उसमें एक नफ्सियात का डॉक्टर कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जी। कोशिश कर सकते हैं यहाँ से। दैट्स ऑल वी कैन डू। कल एक पेशेंट आया था। ही वाज वन ऑफ द लास्ट पेशेंट्स मैं जब क्लिनिक ऑफ कर रहा था, और वो सेकंड दफ़ा आया था। फर्स्ट टाइम उसकी मदर और फादर उसको लेके आए थी। अर्ली ट्वेंटीज़ में है, मैट्रिक A1 में किया, उसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेशन में चला गया। मदर फादर को साफ नज़र आ रहा है कि वो विड्रॉन है, दोस्तों से नहीं मिल रहा है, घर में बैठा रहता है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, वजन उसका गिर रहा है, एनर्जी लेवल्स उसके लो हैं, ही लुक डिप्रेस्ड, ही लुक एंशियस, और साथ में फियरफुल है। तो वो 2 साल तक जो है ना ये बर्दाश्त करते रहे, वो भी इस प्रॉब्लम में घिरा रहा। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि 3-4 दिन तक उसको बिल्कुल नींद ही नहीं आई। वो एक ट्रिगर था कि उसको लेकर आ गए। जुलाई की बात है ये, इस साल। आए जुलाई में मैंने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, आई सजेस्ट साइकोथेरेपी एज वेल। मैंने कहा 5 दिन बाद फिर उसको दिखाइएगा। हुआ ये कि उसके बाद वो आई नहीं, एंड दे जस्ट टर्न अप यस्टरडे, 2.25 महीने के बाद। अच्छा, मैंने कहा उनसे, मैंने कहा आप 2.25 महीने के बाद आए हैं? जी। तो कहेंगे हमने तो दवाई दी थी, 5 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ही वॉज स्टार्ट स्लीपिंग, उसके एपेटाइट बेहतर हो गई। तो हमने कहा ज़रूरत ही नहीं डॉक्टर को दिखाने की। बिल्कुल ठीक तो है, मैंने कहा ये खुद आपको से फैसला कर लिया। खुद ही राइट, फैसला कर लिया। दैट्स गुड। तो बात वन अवेयरनेस की आ रही। कल भी मैंने उनको तकरीबन 1.5 घंटा दिया, समझाया। उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वेंट थ्रू द होल डिटेल कि डिप्रेसिव इलनेस कोई मजाक नहीं है, इट्स जी। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। जब आप पौने 2 साल से सफ़र हो रहे हैं, उसका एकेडमिक डिक्लाइन इतना ज़्यादा है। वो प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, मैट्रिक उसने A1 से किया, वो अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकता था। आपने उसके 2 साल ज़ाया कर दिए, सिर्फ 5 दिन की दवाई ले गए। उस पर वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, आपने फिर उसको छोड़ दिया, और अब वो वहीं का वहीं है, बल्कि सुइसाइडल है जी। और साइकोटिक है, अपने आप से बात करता रहता है, खुद हंसता रहता है। ओ। तो बात ये कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। एक छोटी इन्फेक्शन कभी कभी 10 दिन 2 हफ्ता ले लेती है जी। ट्रीटमेंट। जी। ये मेजर डिप्रेशन है, इसके साथ सुइसाइड रिस्क एसोसिएटेड है। बिल्कुल ठीक अभी है। 10 सितंबर वाज अ नेशनल और इंटरनेशनल डे फॉर सुइसाइड प्रिवेंशन। जी। बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए तो बहुत से फोरम्स हैं, हम कोशिश करते हैं, बताते हैं, डिफरेंट लिटरेचर है, डिफरेंट टीवी प्रोग्राम से बोल देते हैं, जी। जब पेशेंट आता है फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन जब वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो दैट मेक्स अस वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आपने जितनी मेहनत की, जो भी तो अब कोशिश दोबारा की, से स्क्रैच पर आ जाते स्क्रैच हैं। पे आ जाते हैं। एंड दे स्टिल आई, मुझे मेरी फीलिंग ये थी कि कल भी उन्होंने मेरी बात कोई गौर से सुनी नहीं है। ले गए हैं दवाइयाँ 5-7 दिन की, ठीक हो जाएगा, फिर कहेंगे चले अब क्या ज़रूरत है दवाई देने की। तो दैट्स
जो एक प्रोसेस होता है रिमिटिंग रिलैप्सिंग, थोड़ा ठीक हो गया फिर रिलैप्स हो गया, फिर थोड़ा ठीक हो गया फिर रिलैप्स हो गया, इसी तरह वो ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए मेजॉरिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो मेन वो फोकस है, नींद अच्छी हो जाए, भूख आ जाए, थोड़ा बहुत डिप्रेशन से निकल आए, थोड़ा बहुत काम भी कर ले, चलेगा। एक मतलब एक उस फेज से हाँ, निकल आए, ठीक है, शॉर्ट इफ आई टर्म मार्क रिलीफ इट मिल अराउंड जाए, 5 दैट्स और 6 आउट ऑफ 10 कि हम यस, माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन की तरफ आए, उतना तो खैर चलता ही है, हर राइट, इंसान ही डिप्रेस है, इसमें कौन सी बड़ी ठीक बात है, है। ये भी एक जब है। तक वो इतना सीवियर डिप्रेस ना हो जाए कि खुदकुशी कर ले, लटक जाए, मर जाए, या एग्जैक्टली, बिल्कुल पागलपने की तरफ चले जाए, इसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। और लेते भी तो पहले कहते हैं जादू है, टोना है, किसी ने जलन हो गई, किसी मौलवी के पास ले जाओ। बात ये है कि एक तो कुफर हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है, शिर्क इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अल्लाह से हम डायरेक्ट मांग नहीं रहे हैं। और बात ये है कि अल्लाह से हम डायरेक्ट जब मांगते ही नहीं है तो जितनी मेडिकल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरीज हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड के, उसमें ये नहीं कहते हैं कि आप अल्लाह से मांगिए और तावीज़ करा लें, वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन जाते मैदे हैं, की खराबी के लिए भी जाते हैं। वेरी लेकिन जहाँ राइट, नफ्सियात की प्रॉब्लम आती है, दे ओनली टॉक अबाउट कि दुआओं से काम हो जाएगा, एक तावीज़ बांध लेंगे तो जादू थोड़ा ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाने वाला है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज़ व्हाट आवर अप्रोच इज़ अनफॉर्चुनेटली। और इतनी जहालत और अनएजुकेशन और अनअवेयरनेस जो है, जब आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड लोग, ये मैं इसी तरफ इसको हाईलाइट करना चाह रहा था कि मैं ये देखता हूँ कि अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, वो भी ये सब कर रहे होते हैं कि जब जब नफ्सियात के इलाज की बात आती है तो वो ये जो एक कन्वेंशनल तरीका हमारे यहाँ है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये एक और एक माइंडसेट है, एक परसेप्शन ये है कि ये जैसे हर बीमारी के अंदर वंस एंड फॉर ऑल शायद जान छूट जाती है, इसमें भी ऐसा ही होगा। और यही वजह बनती है अमूमन, जैसा भी आपने बताया कि पेशेंट आता है और उसके बाद फिर आकर वो कहते हैं कि जी ठीक हो गया, आप तो मेरे ख्याल में इसको ट्रीटमेंट की या एटलीस्ट मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। तो इवेंचुअली नतीजा यही निकलता है कि फिर वो स्क्रैच पर आ जाता है और फिर डॉक्टर आपने सही काम नहीं किया। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये यहाँ से कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि 15 से 25% लोग अगर शुरू के फर्स्ट एपिसोड में ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं, मेडिकेशन विद साइकोथेरेपी, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए, तो चांसेस हो सकते हैं कि उनको वापस कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। राइट, लेकिन दैट मीन्स कि अराउंड 75, 70, 80% पेशेंट्स ऐसे हैं जो रिलैप्स करते हैं एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। बिल्कुल ठीक तो है। जब वो रिलैप्स करते हैं, देन इट बिकम्स अ रिमिटिंग रिलैप्सिंग इलनेस, और फिर वहाँ पर दवाइयों की नीड जो है वो थोड़े ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती है। अच्छा, इसमें ये कि अगर वो फिर 1.5 से 3 साल तक दवाई लें, ग्रेजुअली प्रॉपर कोर्स लेने के बाद उसको टैपर करके बंद किया जाए विद रिकमेंडेशन फ्रॉम द डॉक्टर, तो फिर चांसेस हैं कि शायद वो रिलैप्स ना हो। राइट, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जो है वो आ सकता है किसी स्टेज में लाइफ में। कभी कभी तो ये हो सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी साइकेट्रिक इलनेस से नहीं गुजरे हो, और यू टच 55, 60, 65 और पहली एपिसोड आ रही है, लोग एग्जैक्टली, कह रहे हैं पूरी ज़िंदगी कोई मसला नहीं रहा, अब क्या हो अब गया, कैसे हो अब सकता है। कैसे हो सकता है। तो होने को ये किसी भी एज में हो सकता है, 4 साल के बच्चे को भी हो सकता है और 75-80 साल के इंसान को भी हो सकता है, एग्जैक्टली, और ये मल्टीपल दफ़ा भी हो सकता है और एक एपिसोड भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, इसकी रीज़न भी हो सकती है, विदाउट रीज़न भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई ड्रग इंड्यूस्ड हो, नशा किया हो, बहुत एग्जैक्टली, बड़ा स्ट्रेस ज़िंदगी में आया हो, ब्रेकअप हुआ हो रिलेशनशिप में, बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, और वी कैन एसोसिएट दोज स्ट्रेसेस विद द इलनेस, कि भाई ये इलनेस हुई है तो क्या इसने ट्रिगर किया है। एग्जैक्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये होता है कि कोई ट्रिगर नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न, अच्छा था, हैप्पी था, देयर इज़ नो स्ट्रेस, अचानक से बीमारी आ गई। अब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नफ्सियात का मसला है, यहाँ तो कोई वजह भी नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, किसी को अच्छे भले हेल्दी इंसान को क्या कैंसर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है वो 5 दिन जिम जा रहा हो सकता है वो अच्छी हाई ले रहा हो बिल्कुल ठीक है। डाइट। तो ये तो एक निज़ाम है। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया है तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे कोई बीमारी, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की हो, और दिमाग की या बिल्कुल ठीक नफ्सियात है, की, कभी भी हो सकती है। एग्जैक्टली, तो एक कोशिश करता है इंसान समझने की, कि इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए, बैकग्राउंड को समझते हुए, उनकी सिचुएशन को समझते हुए,
क्या पॉसिबल ट्रिगर्स हैं, क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कि मतलब जो वो स्टार्ट कर रहे हैं इस बीमारी को, क्या परपेचुएटिंग फैक्टर्स हैं जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। कुछ बीमारियों को मेंटेन करते हैं फैक्टर्स, जैसे घर में झगड़े चल रहे हैं, इंसान अपनी जॉब पे एग्जैक्टली। खुश नहीं है, फाइनेंशियल ऑन गोइंग क्रॉनिक स्ट्रेस है और प्रॉब्लम हम्म। है, तो वो परपेचुएट करते हैं, वो मेंटेन कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को। और इसी तरह जो है ना प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि अचानक से ठीक ठाक था, बिगड़ गया, बहुत बड़ा एग्जैक्टली। झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा स्ट्रेस हुआ, ख़ानदान में कोई मसला हो गया, कोई जॉब चले गई, कुछ भी हो गया। तो दे आर पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, जैसे प्रीडिस्पोजिंग, परपेचुएटिंग, मेंटेनिंग फैक्टर्स या प्रेसिपिटेटिंग वो फैक्टर्स कह ज़्यादा सकते हैं। क्रिटिकल हो जाता है। अभी हमने देखा है कुछ केसेस सामने आए हमारी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, साफ़ी उनको भी हमने देखा। अभी रिसेंटली इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ कि सबकी नज़र में कि ही वाज परफेक्टली ऑलराइट, नॉर्मल था, सब कुछ था, रूटीन भी सही, एवरीथिंग वाज देयर, बट स्टिल अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सुसाइड। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है मेरा ख्याल में कि लोगों को नहीं पता चलता कि एक्चुअली कि वो क्या गो थ्रू कर रहा है। और फिर जब वो नतीजा निकलता है तो सब हैरान होते हैं कि यार इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे हो गया। ये ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आए थे कि कुछ जो पास्ट को रिकॉल करना या डेजा वू एक जो होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ फील हो रही है पास्ट में जो एक्सपीरियंस की हो, एक कभी कभार होना तो इट्स नॉर्मल आई थिंक। बट ये कि बहुत ज़्यादा अगर ये दिन में ये चीज़ रिपीटेटिव हो तो फिर लोग थोड़ा सा जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा वाकई ये तो डिस्कस करने वाली चीज़ है कि ज़्यादा पास्ट को रिकॉल होना, खुद ब खुद होना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या मेडिकेशन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है या डू यू थिंक कि एक साइकोथेरेपी जो है इसके लिए काफ़ी होगी? प्लीज़। डिपेंड कि अगर पास्ट रिकॉल हो रहा है उसकी रीज़न क्या है। और कभी कभी इंसान को खुद समझ नहीं आता कि अगर मेरी बात पुरानी कोई बात है जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, क्यों आ रही है। हो सकता है कोई ना कोई इंसान का फ़ोन आया हो, कोई इंसान उससे मिला हो, आप किसी एरिया से गुजरे हो, आपकी कोई ना कोई पास्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसने ट्रिगर किया हो जिसकी वजह से वो सोचें आपको वापस आने लगी। क्या पता आपको कोई ऐसा सदमा या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिस किसी न किसी से रिलेशनशिप उस पॉइंट से था या उस जगह से था जिसकी वजह से वो चीज़ आपके दिमाग में वापस आ रही है। तो यूजली एट अ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड देयर इज़ एन एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन को समझने के लिए लॉन्गर सेशन चाहिए होता है साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का, जो कि एक्सप्लोर करे कि डेजा वू जो है या एक पुरानी मेमोरी है वो बार बार उठ के क्यों आ रही है। दैट कैन बी रियल और अनरियल। ऐसा भी होता है कि ऐसी मेमोरी पास से आ रही जो लगती आपको रियल है लेकिन शायद वो कभी हुई ही नहीं और वो रियल लगती है। ये उन केसेस में होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक चेंजेस दिमाग में आ रहे हैं, जैसे टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ब्रेन में, और ख़ास तौर पर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ऑल फैक्ट्री, जिसमें सूंघ और मेमोरीज़ का आना, डेजा वू टाइप की मेमोरीज़ का आना भी पॉसिबल है। तो ज़रूरी नहीं है नफ्सियात डायरेक्टली, बट कि मिर्गी, एपिलेप्सी जैसे केसेस में, और जहाँ पे भी टेम्पोरल लोब के इफ़ेक्ट्स आते हैं उससे डेजा वू का ताल्लुक़ हो सकता है। कुछ डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे डेजा वू का ताल्लुक़ होता है कि वो ऐसा ऐसा हुआ था या किया था। अगेन इट कैन बी अ डिल्यूजनल परसेप्शन। डिल्यूजनल परसेप्शन का मतलब ये है कि ये वो डिल्यूजन है जो आप परसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, कि ये मैंने चीज़ देखी या सोची और ये मेरे साथ हुई थी, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में, और वो आप रिलेट कर रहे होते हैं अपने प्रेजेंट में। एक एग्जांपल है जैसे इंसान के दिमाग में कोई एक फैमिली आ गई कि ये फैमिली ही मेरे माँ बाप हैं, और वो बड़ा फिक्सेटेड हो गया उसके बारे में। जब वो घर आया तो उसने कहा ये जो मेरे रियल माँ बाप है मेरे रियल माँ बाप नहीं हैं। और इसे जो है वो एक ख़ास डिसऑर्डर कहा जाता है साइकाट्री में। इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक तो कैपग्रास सिंड्रोम है, एक फोलियो सिंड्रोम है। अच्छा, होता ये कि इन डिसऑर्डर्स में कभी कभी जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो अपने लगने लगते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है।
और कई अपने जो है वो स्ट्रेंजर्स लगने लगते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, अभी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे पास्ट की, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ये प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ। और फिर ये कि वही अगेन एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है वो ये कि मेडिकेशन से क्या इन चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, और फिर क्या सस्टेनेबल है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, जैसे भी कुछ देर पहले भी ये बात हुई है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी एक्सप्लेन करें, और फिर ये रिजल्ट इसके क्या रहे हैं, आपके पास जो केसेस आते रहे उसमें क्या नतीजा निकला है, ज़रा मैं चाहूँगा उसको भी बताओ। असल में इंटरेस्टिंगली जो इसका शॉर्ट जवाब के बीच में सवाल रह गया था कि ये रियलिटी बेस्ड है डेजा वू, या पास की जो मेमोरी है, या फिर ऑल्टर्ड है, उस तरह से क्लियर नहीं है, या कम्प्लीटली डिल्यूजनल है, या ऑर्गेनिक है। राइट। डिपेंडिंग ऑन कि इनमें से क्या रीजंस हैं, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है, स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी द डायग्नोसिस, इट कैन बी कन्वर्जन डिसोसिएशन डिसऑर्डर, और डिप्रेशन, और उसमें एंजाइटी में भी थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आ जाता है। पास्ट की मेमोरीज जब आपको आगे आ रही होती हैं तो उसमें कंटेमिनेशन आ जाता है। तो ये अलग अलग डायग्नोसिस पे प्रोग्नोसिस भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बात कर रहा था फ्रीगोली सिंड्रोम की या कैपग्रॉस सिंड्रोम की, ऐसे सिंड्रोम से जिसका ताल्लुक ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया से है। एक है फैमिली है जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी हो गई है, एंटीसाइकोटिक्स पे ठीक हुई है, लेकिन उसकी जितनी डिल्यूजनल परसेप्शंस थी पास्ट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, कि इसकी माँ भी रिप्लेस हो गई, इसके बाप भी रिप्लेस हो गया, उसके असली माँ बाप उसको नकली लगते थे, उन पर गुस्सा करती थी, कह रहे मैं असली माँ बाप लेकर आओ, तुम तो मेरे माँ बाप ही नहीं हो, मैं किसी और इंसान के साथ रह रही हूँ। तो वो बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर शी एक्सेप्ट कि वो उसके असली माँ बाप है, उनसे प्यार करती है, घर पे काम करती है, बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अगर ये साइकोसिस बेस्ड है तो एंटीसाइकोटिक्स, डिल्यूजनल बेस्ड है तो जाहिर है फिर साइकोसिस, और विद डिप्रेशन तो एंटीडिप्रेसेंट्स, और कई दफ़ा साइकोथेरेपी, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इटियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्चुअली कॉज क्या है। फर्स्ट एवेल्यूएशन इज़ मस्ट, सबसे ज़्यादा और ज़रूरी है, उसमें उसके बाद इम्प्रूवमेंट आता है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर को मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर को डिसाइड करना है, डॉक्टर हैज़ टू टेक डिसीजन कि इसके बारे में करना क्या है। अच्छा, अब ये दो वेज के ऊपर हो सकता है, जैसे भी बात हो रही है कि ये तो एक सीरियस मसला भी हो सकता है, एट द सेम टाइम इसको बहुत आसानी से क्योर भी किया जा सकता है। बट रेस्ट अश्योर्ड कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। असल में हमारा एक हमेशा से ओवर द ईयर्स प्रॉब्लम ये रहा है जिसको हम एड्रेस करते हैं, वो क्रॉनिक होने का वेट करते हैं। यहाँ पर ये दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा देखता हूँ कि इंतज़ार करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट को जो है परस्यू किया जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? और ख़ासतौर पर नफ्सियात के अंदर अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें मामला स्वेयर हो जाता है तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो देखता ये हूँ कि जब सीवियर होता है तभी साइकियाट्रिस्ट के पास आता है, और तभी शायद रिजल्ट्स भी नज़र आ जाते हैं। एग्जैक्टली। जब तक वो माइल्ड या क्रॉनिक रहता है ना, वो दबा रहता है, चाहे 2 साल गुजर जाए, चाहे 6 साल, चाहे 10 साल। तो मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ कि अच्छा ही है कि ये बिगड़ गया इतना कि वो आया और इस चक्कर में ठीक हो गया। अब इसी पेशेंट का ले लेते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आया, 3-4 महीने ही हुआ था उसको बिगड़े हुए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि वो मारधाड़ कर रही थी, एग्रेसिव हो रही थी, माँ बाप को कहती तुम निकल जाओ घर से। रिजल्ट क्या हुआ, वो लेकर आए, दवाइयों पर रखा, रिजल्ट जल्दी आ गया। एग्जैक्टली। अब जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती ना, जहाँ एग्रेशन नहीं होता, जहाँ सुसाइड का रिस्क नहीं होता, जब वो इंसान अपने आपको मार नहीं रहा था, बस कमरे में अकेला बैठा हुआ है, मायूस है, एकेडमिक डिक्लाइन आ रहा है, पढ़ नहीं रहा सही, रिलेशनशिप में ठीक नहीं जा रहा, वो फिर गुजारा हो रहा है, कहते हैं ये नकम्मा है, ये तो काम ही नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। अच्छा, उसको सीरियस लेते नहीं है। अगर उसने एक आध दफ़ा कह भी दिया ना कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, तो कहता है ये तो बड़ी बात ही करता है, हर चीज़ तो है, इसको क्या ज़रूरत है खुदकुशी करने की। एग्जैक्टली। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लोग अगर कोई बात कहते हैं, देयर इज़ अ रीज़न। अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं उसकी वजह है, बेवजह वजह कि गुस्सा आ रहा है, वजह है, नींद नहीं आ रही, कोई वजह है। अगर आप उसको सीरियस नहीं लेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाती है तो देन ऑफ कोर्स उसके कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है, और शायद दाखिले तक बात आ जाती है, तो वो फिर फैमिली परेशान ज़रूर होती है। मैं हर एक से ही कहता हूँ प्रॉब्लम छोटा हो तभी सही डॉक्टर्स के पास लेकर आएँ, सही मशवरा लें, और ट्राई करें कि ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल ठीक है, ट्रीटमेंट करवाना शर्त है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो कल्चर नहीं है। तो शायद ये एक बड़ी वजह बनती है कि लोग जो है फिर
मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। नफ्सियात के मामलात में हमारे यहाँ चीज़ ज़्यादा पाई जाती है और फिर इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। बट ये कि इस चीज़ को सबसे पहले रियलाइज़ करें कि डॉक्टर का सही इंतखाब किया जाए और उससे फिर रुजू किया जाए। डॉक्टर साहब, अब आपके पास ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे पता चलता है कि अब फार एंड वाइड एरिया से भी लोग आते हैं, उनके अंदर भी ये अवेयरनेस अब पहुंच चुकी है कि इसको अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के रुजू किया जाए, अगर कोई इससे रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो मेरे ख्याल में अब समझ में आ गई है कि डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो अभी तक प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी रिलक्टेंट हैं कि डॉक्टर के पास अगर जाएंगे। अगेन प्रॉब्लम रिमेन सेम कि नफ्सियाती का जो टैग है ना वो लग जाता है। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, इसका कोई तरीका बताएं। देखिए, नफ्सियाती टैग से ज़्यादा ज़रूरी उस इंसान के लिए ये होता है कि क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ, हो सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा बहस टैग पे करता नहीं हूँ। राइट। अभी कल एक और पेशेंट थी, वेरी एजुकेटेड, मियाँ बीवी थे एक्चुअली, रहते भी लोकल उसी एरिया में हैं, वेरी एंटी मेडिकेशन और एंटी लेबल ऑफ नफ्सियात, लेकिन सीवियर डिप्रेशन के साथ गुजर रही है, इरिटेबिलिटी भी है, शौहर से बहुत झगड़े रहते हैं और सारे सिम्टम्स सपोर्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन उसको है और अभी से नहीं है, कई सालों से है। तो उसने मुझे बहुत कहा कि मैं तो डॉक्टर साहब दवाई लेना नहीं चाहती। मैंने कहा ना लो, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं कहा देखो, मैं ऐसे भी करूँगा तो मैं समझाऊंगा, समझ आती लो, नहीं समझ आती ना लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ऑन मी कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ठीक करने लगा हूँ, ये ज़बरदस्ती एक लेबल ही लगा के भेज रहा हूँ। ये तुम्हारा सिर्फ अपना फ़ायदा है। तुम मुझे एक कंसल्टेशन दे रही हो, यहाँ से जा रही हो, उसके बाद तुम दवाई लो ना लो मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम ये सोचो ना सोचो कि मुझे बीमारी है, मेरा कोई नुकसान नहीं है और मैं इस बात में परेशान होने वाला भी नहीं हूँ। इसलिए अगर मैं इतना ज़्यादा परेशान होने लगा तो फिर मैं कर चुका साइकेट्री, इसलिए मेरे पास और बहुत पेशेंट है जिनके लिए मुझे और परेशान होना है। इस रिवर्स साइकोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ कि कल उसने कहा नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं सोचती हूँ दवाई तो ले ही लूँ। ठीक है, मैं कहा देख लो तुम्हारी मर्जी है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आपकी मर्जी से मैं दवाई लूँगी। मैं कहा नहीं, कहता ही नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ सजेस्ट करूँगा, मैं अपना डिसीजन नहीं बता रहा। आई एम गोइंग टू एडवाइज यू कि ये दवाई शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगी और तुम इम्प्रूव हो जाओगी। आखिर वो मानी गई, इसलिए कि मैंने जितना उसको कोशिश की ना कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तुम्हारा डिसीजन है, तो वो फेक मुझ पर ही रही थी, यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिर में उसने कहा चले मैं 2-3 हफ्ते ट्राई कर लेती हूँ, अगर बेहतर होगी तो कंटिन्यू करूँगी। मैंने कहा दैट्स फाइन, दिस इज़ ट्रायल एंड एरर। मैंने किसी इन्फेक्शन के साथ ये होता है कि किसी ने एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दी है, तो साथ में कोई गारंटी लिख के नहीं देता कि इस एंटीबायोटिक से आपकी चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। इसी तरह मैं कोई गारंटी लिख के नहीं दे सकता कि ये एंटी डिप्रेशन से आपका डिप्रेशन भी ठीक होने वाला है। नहीं ठीक होता तो हमें दूसरी दवाई ट्राई करनी पड़ेगी। फिर आप डॉक्टर को ब्लेम ना करें। डॉक्टर टुक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अच्छी नीयत के साथ, अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से, लेकिन उसने अल्लाह की जगह नहीं ले ली है। बिल्कुल ठीक है। उसको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्या पता कोई माइल्ड साइड इफेक्ट हो जाए, क्या पता दवाई उतना काम नहीं करे जितना मैं सोच रहा था, क्या पता डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। फिर वो गला अगर आप डॉक्टर का पकड़ती हैं कि मैंने तो दवाई आपके कहने पे ले ली और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर को कॉर्नर कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी सारा ब्लेम डॉक्टर का है। डॉक्टर एक कोशिश करता है अच्छी नीयत से, तो ये सबके लिए समझना ज़रूरी है कि वो कोशिश का नतीजा वो चाहता है कि अच्छा हो। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि नतीजा अच्छा ना हो। बिल्कुल ठीक है। और कई दफ़ा होता है कि अच्छा नतीजा आ जाता है, लेकिन अगर नतीजा अच्छा ना आए, देयर आर मैनी ऑप्शंस, मैनी कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन, मैनी वेज वी कैन ऑगमेंट, वी कैन कंबाइन मेडिकेशन, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मेक्स अ डिफरेंस टू। एक और पेशेंट कल आई थी, उसको तकरीबन अब 8 हफ्ते 2 महीने के करीब हो गए, उसकी इम्प्रूवमेंट 40% तक है। मैंने उसे ये समझाया, मैंने कहा कभी कभी 3 से 6 महीने लग जाते हैं दवाइयों को, कभी कभी वी आर लकी के 3-4 वीक्स में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो वो कहती थी मैं तो सोच रही थी दवाई बंद कर दो। मैंने कहा कर दो, मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं। देन शी टुक अ डिसीजन कि नहीं मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैंने छोड़ दिया है ये इम्पोज करना हर तरह से कि आपको लेनी है दवाई, इतनी लेनी है, ये करना है, वो करना है। आई डोंट डू दिस। मैं ये आपकी ज़िंदगी है, आप परेशान हो रहे हैं, आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, मैं सिर्फ एडवाइस करूँगा, अपने डिसीजंस नहीं सुनाऊंगा। आपका फैसला आपके कंधे पे है
उसका फ़ायदा नुकसान भी आपकी जिम्मेदारी है। दवाई टाइम पे लेना ना लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मैं अपनी नींदें नहीं ख़राब करूँगा आपके लिए। इवेंचुअली इट्स एंडेड अप इन दिस वे कि वो आकर के आपने कहा था ये लेने के लिए और वो नहीं कह रहा, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और स्पीकिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो ट्रीटमेंट को परस्यू ही नहीं करते कि यार साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ये नहीं देखते कि उसके प्रोज क्या हैं, तो देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स कितने आ रहे हैं। तो इस वजह से भी, और फिर वो ज़ाहिर डोमिनेट जब चीज़ करती है कि इट्स अबाउट माइंड साइंसेस, तो वो चीज़ फिर उनको अगर जो फ़ायदा करने वाली होती है मेरे ख्याल में फिर वो भी फ़ायदा उस तरह से नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। अभी रिसेंटली एक केस जब आपके पास आया है तो उनके साथ भी शायद यही प्रॉब्लम था कि वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए, इसको बिल्कुल नलीफाई कर दें तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे मुमकिन है? कोई चीज़ फ्री नहीं आती यहाँ से इस दुनिया में। आप अमरूद भी लेने जाते हैं ना, तराजू में तोलते हैं कि ये अमरूद आधा किलो है, ये इस पे इतने समझ है ना, इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। राइट। पैरासीटामोल भी खाते हैं ना, तो वो भी अगर आप 4-5 गोलियां खा रहे हैं तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसके हैं। बिल्कुल। अब वो जो आंख बंद करके बगैर पूछे हुए अपनी मर्जी से फार्मेसी से दवाई लेके खा लेते हैं ना, उसकी उनको कभी परवाह नहीं होती। नशा करते हैं, चर्च लेते हैं, आइस लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, कभी परवाह नहीं होती कि ज़िंदगी में इनको ऑर्गन्स पे क्या डैमेज आ रहा है, दिमाग पे क्या आ रहा है, दिल पे क्या आ रहा है, किसी गुर्दे पे आ रहा है। हाँ, एक एंटी डिप्रेशन लेने पे आते हैं तो फिर वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं आगे, जी इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। अरे इसके साइड इफेक्ट ना होने के बराबर है कंपेयर टू जो जो चीज़ें तुम लेते रहो जिंदगी में। उस वक्त तो तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, आज कहाँ से परवाह होगी तुम्हें? अब उसकी परवाह होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन चीज़ है बिल्कुल कि वो अनहेल्दी फूड और स्ट्रीट फूड और ना जाने क्या कुछ खा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ढूंढते हैं जो चीज़ वाकईतन फ़ायदे की है उसमें ढूंढेंगे कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये बड़ा हमें भी इसका सामना रहता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमनली मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि एडिक्शन इज़ डिफरेंट टू नीड। अब एक इंसान को ज़रूरत है डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्यों न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं है, सेरोटोनिन नॉर्ड्रेनालिन में फ़र्क है और उसको बैलेंस में लेके आना है। दवाई का काम है कि उस बैलेंस को पूरा करे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स और 12 वीक्स, डिपेंड कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर आप डोज ठीक नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ठीक ड्यूरेशन तक नहीं ले रहे हैं, और दूसरा एक ही दवाई ट्राई कर रहे हैं, कभी चेंज नहीं की, वही बात है ना, एक एंटीबायोटिक ट्राई की, इन्फेक्शन ठीक नहीं तो आप चेंज ही करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट शायद अच्छे ना आए। दूसरा, साइड इफेक्ट्स सारे के सारे रिवर्सिबल है। ऐसा एक साइड इफेक्ट एंटी डिप्रेशन का रिवर्सिबल ना हो, जो रिवर्सिबल ना हो, वो भी पहले 5 से 10 दिन, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना भी है तो आपने किडनी फंक्शन करा लिया, लिवर फंक्शन करा लिया, सीबीसी करा लिया, पता चल जाता है कि आपकी बॉडी की सूरत क्या है। अगर वो क्लियर है, इसका मतलब है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेन साइड इफेक्ट्स तो आपको ब्लड लेवल्स से पता चल जाते हैं, तो फिर परेशान की कोई बात है ही नहीं। असल साइड इफेक्ट्स तो उनके हैं जो आप जिस पे आदी हो चुके हैं, नशे पे जो ले रहे हैं, इवन उस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जो कि आपको बहुत हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, आपकी किडनीज के लिए अच्छी नहीं है, जो ओवर द काउंटर आपको किसी भी शॉप्स में मिल जाती हैं, ये सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, या फिर शुगर इंटेक ज़्यादा है, या आप अनहाइजेनिक खाना खा रहे हैं, क्या तेल मसाले खा रहे हैं, ये सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके तो समझने की कोशिश करें पहले, जो आप रोज़मर्रा का जहर खा रहे हैं एग्जैक्टली वो आप खा रहे हैं, और एक दो गोली के साइड इफेक्ट्स। अच्छा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये जो आपको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस की आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। एक तो गलत फूड कंज्यूम करना और गलत टाइम पे करना, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिस कुड बी द रीज़न और वन ऑफ द रीज़न, बट इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको तो हम कंसिडर नहीं करते। जैसे मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। आपको साइकेट्रिस्ट की शायद कभी ज़रूरत ही ना पड़े, और मेजॉरिटी को ना पड़े, अगर आप ठीक टाइम पे सोएं, ठीक खुराक खाएं, अपनी बैलेंस लाइफ को लेके चलें, वर्क बैलेंस और इन्जॉयमेंट और स्पोर्ट्स और फिज़िकल हेल्थ एक्टिविटीज़ को बैलेंस लेके चलें, रिलेशनशिप को अच्छा रखें, स्ट्रेस लेवल्स को कम से कम रखें। अच्छा, जो मेहनत भी करें तो बगैर स्ट्रेस के, कम स्ट्रेस से करें। ये आप पैशनेट हैं, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब मैं कल बहुत लेट सोया, जबकि मुझे भी लेट नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठा हूँ, यहाँ आया हूँ। मेरा भी चाहते ही एक पेशेंट है, उसके बाद मुझे पता है कि पूरा दिन मैं रात 10 बजे तक पेशेंट देखूंगा। आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रेस, मैं थक ज़रूर जाऊँगा,
लेकिन ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, इसलिए कि आई एम पैशनेट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। मुझे मज़ा आ रहा है पेशेंट्स देखने में, चीज़ें करने में, भाग दौड़ करने में, किसी को एजुकेट करने में। जब भी आप जो मर्ज़ी करें, जब मेरा अलग सब्जेक्ट है, आपका अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप किसी भी एरिया में हो उसको आप सीखेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस और आउटपुट देंगे, आप इंजॉय करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलग होगी, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने एग्जैक्टली सही से काम किया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट पाया जाता है कि लोग अपने काम को इसलिए एंजॉय नहीं करते कि वो उस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते। हर शख्स अपनी मर्ज़ी से तो काम नहीं कर रहा, वो ना चाहते हुए उसको वो जॉब जो है वो असाइन की जाती है, और फिर उसका इवेंचुअली रिजल्ट यही निकलता है जो हमारे सामने। ना हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, ना हमारी स्किल सेट के ऊपर हम उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये एक बड़े प्रॉब्लम है। वेल डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप यहाँ पर आए, और नफ्सियात के हवाले से ख़ास तौर पे जो मामला हैं बड़े सेंसिटिव हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें। और ये सिलसिला जो हमने शुरू किया था दीगर जगहों पे भी अब नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसको अप्रिशिएट करते हैं। नफ्सियात को हमेशा टेकअप करने की ज़रूरत है, और इनके मसाइल को अगर हल करने, सही तरीके से अगर हल करने, तो डॉक्टर से इसके लिए रुजू करना पड़ेगा। वेल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।